हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अर्जुन कुमार आप सभी को ईयर हरिंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर मैथ का सेशन लाए हैं, जो जितने भी सारे रेलवे में पूछे गए सवाल हैं। तो सेशन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो है जो सेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, जो हम लोग होमवर्क वीडियो के लास्ट में दे रहे हैं, तो आप होमवर्क को बनाइए, उसका आंसर बताइए कि आंसर कितना होगा। तो आइए, कल का हम लोग होमवर्क देख रहे हैं कि होमवर्क कितना था, कौन सा क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्वेश्चन ये था कि साइन 5 थीटा बराबर कॉस 50 माइनस में 3 थीटा है, तो थीटा का मान बताएं। थीटा का मान बताएं। आप जब इस मैथ को बनाइएगा तो आपके बगल में यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया होगा, हमने यहाँ पर ऑप्शन हटा दिया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरा आंसर कितना आ रहा है। साइन 5 थीटा और कॉस 50 में 3 थीटा, यानी जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा 1 थीटा 2 बराबर कब होता है? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री होता है। ठीक, जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान जब 90 डिग्री होगा, तभी कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा है बराबर होता है। जैसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। 1/2 होता है। ठीक, अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? अब इस चीज को बताइए, देखिए ये कितना होता है, 1/2 ही होता है। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपको दिखाई दे रहा है। कब हुआ? जब थीटा का मान 30 और प्लस में 60 यानी बराबर 90 डिग्री। जब थीटा का मान जो है हमारा 90 डिग्री होता है, तब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो हम इसी चीज को, इसी फार्मूला को, इसी मेथड को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन अब इस चीज का भी ध्यान और नजर रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो थीटा 1 थीटा 2 हम जोड़ेंगे तो 5 थीटा प्लस 50 माइनस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक, आप इस बात से सहमत हैं? अब यहाँ से निकालेंगे कि 5 थीटा यानी 5 थीटा में से 3 थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? 2 थीटा। और 50 इधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 40। और 2 से 2 कट गया, यानी थीटा बराबर हमारा 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमने दिया था उसमें 20 डिग्री आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप जो है होमवर्क हम लोग दे रहे हैं, तब आप होमवर्क को बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर ही बताइए कि कितना आ रहा है। तो आइए हम लोग इस सेशन का आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर, n का जो वैल्यू है रूट में 6 माइनस रूट 5 बटा में रूट 6 प्लस रूट 5 है, तो n प्लस 1/n का मान क्या होगा? हमें n प्लस 1/n का मान निकालना है। तो देखिए, और n का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, n का तो मान दिया हुआ है, लेकिन 1 प्लस 1/n यानी 1 बटा में n का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम 1 बटा करेंगे। जब 1 बटा n करेंगे तो डायरेक्ट पलटा कितना हो जाएगा? रूट में 6 प्लस रूट में 5 होगा, अब बटा में रूट 6 माइनस में रूट 5 हो गया। ठीक, तो ये कितना है? 1/n का मान है और n प्लस 1/n कर रहा है। तो इसमें हम अगर n का भी मान जोड़ेंगे तो n का मान कितना दिया है? रूट में 6 माइनस रूट में 5 बटा रूट 6 प्लस रूट में 5। अब देख रहे हैं कि तिरछा हम एलसीएम लेकर गुना करेंगे तो कितना होगा आगे? रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस और बटा में क्या होगा? बटा में क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर 6 होगा और 5 के स्क्वायर 5 होगा, तो 6 के स्क्वायर 6 और 5 के स्क्वायर 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है। अब बनाने के लिए तो ये भी बना सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जब बनाइएगा ना तो वादा करते हैं कि आपसे 1 से 1.5 से पौने 2 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर प्लस a माइनस
बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू में रूट में 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब बाटा में कितना है, 1 है, बराबर फिर लिखेंगे आगे, 2 6 का 6 हो जाएगा और 5 का जो है हमारा कितना, 6 का 6 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 5 का 5 हो जाएगा। तो कितना होगा हमारा, 2 गुना में 11 यानी 11 दूनी में 22। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 22 आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पर हम 1/n कर दिए हैं। जब 1/n करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए a/b है, वो a/b को हम 1/a/b करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, b/a आएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मूला का भी हम यहाँ पर यूज किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज़ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको करते हैं तो कितना होगा, 4ab होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करके जोड़िएगा, देखिए आपको इतना वैल्यू आएगा, और उसके भी इसको माइनस कीजिएगा तो 4ab आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि √11 प्लस √5 कोमा √14 प्लस √2 और √8 प्लस √8 में से कौन सा मूल्य है जो सबसे बड़ा है। आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोककर, सेशन को रोककर आप बनाइएगा कि कितना टाइम ले रहे हैं और किस मेथड से बना रहे हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। देखिए कि जो ये 3 चीज दिया हुआ है, इनमें से तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस मैथ को बनाइएगा, बनाने के बाद वीडियो को आगे देखिएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम वादा कर रहे हैं कि 40 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बनाने वाला और एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, वो लड़का होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि आप 4 और 8 को जोड़ने लगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम नहीं है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आप दिमाग में आपको होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि इतना इतना और इतना में से कौन सा मूल्य बड़ा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए कहीं पर भी हो स्क्वायर करते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब ये नहीं कि हम बराबर करके लिख रहे हैं और अलग अलग लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर इतना का हम स्क्वायर कर रहे हैं, पहला का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, हमारा कोई लिखना पर्पस नहीं है। तो रूट में 11 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, अब प्लस में 2ab यानी 2 रूट में कितना हो गया, 11 5 55। इसी प्रकार हम दूसरा को भी कर रहे हैं, 14 और 2 का कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 2 रूट में कितना हो जाएगा, 14 दूनी में 28। इसी प्रकार हम तीसरा को भी करेंगे, 8 और 8 कितना होता है यहाँ पर 16 प्लस में क्या करेंगे 2 रूट में क्या करेंगे 8 8 8 टाइम 64। देखिए 64 आया तो आप यहाँ पर 64 को 8 मत लिखिएगा, रूट में ही रहने दीजिए, क्योंकि जब सारे एक जात के होते हैं ना तो उसमें से छाटने में हमें आसान होती है। तो आप देख रहे हैं कि 16 प्लस 2 16 प्लस 2 16 प्लस 2 इसमें सब में है, लेकिन चेंजिंग जो हो रहा है बड़ा छोटा वो रूट में हो रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा रूट में क्या है, 64 वाला है, उसके बाद में 55 है, उसके बाद में 28 है। अगर सबसे बड़ा कहेगा तो हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 8 √8 प्लस में √8 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें सबसे छोटा कहता है, इतना चीज तो ये सब में बराबर है, आप देख रहे हैं। तो डिफरेंट क्या लेना है, बड़ा और छोटा किस में है, सिर्फ रूटे वाला से है, तो रूट वाला हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो 28 देखिए सबसे छोटा है, अगर बोलता है कि सबसे छोटा कौन है तो हमारा हो जाएगा 2 यानी 14 √14 प्लस में √2, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए कि इसको बनाने में कितना समय लगा। अगर इसी चीज को हम बनाते हैं,
मतलब कि इसी चीज को अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं तो एक क्या है कि यहाँ पर √11 प्लस √5 का होल स्क्वायर करता है। अरे भाई करना क्या है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी दिमाग में नहीं कर सकते हैं, तब तो आप बताइए एक सीट पर कम से नहीं हो तो 700-800 लड़का है, 500 लड़का है। अब 500 लड़कों में से आप अलग से नहीं सोचिएगा तो काम कैसे चलेगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या करता है, तो आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कितना दमदार है। क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है कि दो नल ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में टैंक भर सकते हैं। यदि 10 AM पर दोनों नल खोले जाते हैं तो किस समय यानी PM में नल ए को टैंक को पूरी तरह से कब 4 PM पर भरने के लिए बंद किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि नल ए को कब बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है वो 4 PM पर पूरी तरह से मतलब भर जाए। 4 बजे जो टैंक है हमारा पूरी तरह से भर जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर टैंक ए हो गया और टैंक बी हो गया। तो टैंक ए की क्षमता कितना कर रहा है, ये कितना घंटा ले रहा है 10 टाइम, और ये ले रहा है 12, कितना है आपका 60। इसका 5 हो जाएगा और बी का 6 हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क 60 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 AM पर दोनों नल को जब 10 AM पर दोनों नल को खोला जाता है और कितना कर रहा है 4 PM पर भरने के लिए। तो 4 PM पर भरने के लिए 10 AM पर ए और बी दोनों नल को हम ओपन कर दिए। जब दोनों नल को ओपन किए तो 10 और 4 यानी कितना हमारा टाइम लगा, टाइम 6 घंटा में, मतलब 6 घंटा जो हमारा नल है वो चलेगा। तो बोल रहा है इसमें जो हमारा नल ए है इसको कितना टाइम के बाद हम बंद कर दें। यानी नल ए जो है इसको बीच में बंद किया जा रहा है, अब कब बंद किया जा रहा है पता नहीं है। लेकिन जो नल हमारा बी है वो बी क्या कर रहा है 6 घंटा अपना जो है पानी भरने का काम कर रहा है। बीच में नल ए बंद हो जा रहा है, कब बंद हो जा रहा है पता नहीं। लेकिन जो हमारा टाइम जब 6 घंटा लग रहा है 10 से 4 बजे पर नल भर रहा है, जो हमारा नल बी है वो 6 घंटा तक काम करता है। जब 6 घंटे तक नल बी काम करेगा तो बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा 6 गुना में, ओ सॉरी यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एफिशिएंसी 6 हो जाएगा एक और बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ठीक, तो बी कितना ले रहा है 5 एफिशिएंसी से, कितना टाइम हो रहा है 6 यानी 30 घंटा, यानी 30 लीटर जो है मतलब 30 लीटर की जो क्षमता है, यानी जो कितना काम किया, यानी जो काम है नल बी 30 काम किया, तो शेष काम कितना बच गया, शेष काम 30 बच गया। जब शेष काम 30 बच गया तो वो काम कौन किया होगा, एक किया होगा। तो एक कितने की क्षमता लेकर रहा है 6 के, यानी कितना 5 घंटा। जब नल टोटल 6 घंटा तक दोनों को खोल दिया गया, 6 घंटा के बीच में ए को बंद कर दिया गया, तो हमारा नल जो है ए जो है कितने घंटा चला 5 घंटा चला। तो 10 और 5 कितना होता है, 10 5 होता है कितना, यानी 10 2 12 3 15, 10 2 12 3 15 यानी 3 PM पे, यानी नल जो है हमारा कितना PM पे 3 PM पे ए को बंद कर दिया गया होगा, ताकि जो है हमारा टंकी जो है 4 PM पे पूरी तरह से भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर हमारा टाइम लग रहा है 10 से 6 घंटा का, तो 6 घंटा में दोनों नल को स्टार्टिंग में खोला जाता है, लेकिन ए को बीच में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा बी है, बी नल चालू रहता है 6 घंटा तक चालू रहता है। तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी इसका कितना है 5 है, 5 में 6 गुना किया तो हमारा इसमें इसका क्षमता कितना हो गया, कितना क्षमता तक भर दिया ये, तो 30 लीटर भर दिया। अब बचा शेष कितना है, शेष बचा है हमारा 30 लीटर, जो कि कौन भरेगा, ए भरेगा, कितने के 6 के एफिशिएंसी से, यानी ये जो है 5 घंटा नल चला है। जब 5 घंटा नल चला है तो 10 बजे नल स्टार्ट हुआ है, तो 10 5 कितना होता है, 10 5 15 होता है, यानी 12 3 15, यानी 3 बजे जो नल है हमारा ए बंद कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये दोस्तों हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा कि एक वस्तु का बाजार मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है, यदि 20% छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही ईजी सवाल है, इस सवाल में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिर्फ आपको 10 से 20 सेकंड का अंदर बन जाना चाहिए। देखिए वस्तु का बाजार मूल्य
इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक है। बाजार मूल्य जो है लागत मूल्य से, लागत मूल्य किसको बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं हम। देखिए सीपी हमारा कितना है यहाँ पर, सीपी को अगर हम मान लीजिए 100 मानते हैं तो बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को एमपी को ही बाजार मूल्य बोलते हैं। तो 50% अधिक है किससे? सीपी से। तो 150 हो जाएगा हमारा, 100 से 50 बढ़ेगा 150 हो जाएगा। और कह रहा है, अब कह रहा है जब मार्केट प्राइस हम किसी वस्तु को लगा दिए हैं और लगाकर मार्केट में ला दिए हैं, तब उसको क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। सेल कर रहा है, यदि 20% की छूट दी जाती है किस पर? इस पर। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 150 का 20%, 20% कितना? हम 80 में बेचेंगे, 15 8 20 से 120। जब 80 में हम बेच रहे हैं, जब 80 में हम बेच रहे हैं तो लाभ परसेंट हमारा कितना होगा? हम देख रहे हैं कि सीपी 100 है और बेच कितना रहे 120 में, तो लाभ हमारा कितना होगा? डायरेक्ट कितना हो गया? 20% का हमारा लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए तो आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 50 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों यानी उत्तीर्ण मतलब पास छात्रों के औसत अंक 80 हैं और असफल यानी फेल छात्रों के औसत अंक 40 है, तो परीक्षा में विफल छात्रों की संख्या बताएं। यानी विफल मतलब क्या? फेल, फेल छात्रों की संख्या बताएं। देखिए सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन इसमें लगाएंगे। पास छात्र हो गया और एक फेल छात्र हो गया। पास छात्रों का औसत कितना दिया है? यदि उत्तीर्ण छात्रों का यानी 80 दिया है, ठीक, और फेल छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? फेल छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? 40 दिया है। और ओवरऑल 180 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? तो 50 दिया है। तो 50 हम यहाँ पर एलिगेशन लगा दिए, तो 80 में से 50 जाएगा 30 और 50 में से 40 जाएगा 10, यानी कट गया, यानी 1 रेशियो में 3। जो हमारा 1 रेशियो है वो पास है, और जो फेल है, फेल का रेशियो कितना है? 3 है। यही टोटल रेशियो जो है छात्रों की संख्या है। तो 3 1 + 3 यानी कितना हो गया? 4। दोनों को हम जोड़ दिए तो 4 रेशियो का यहाँ पर मान कितना दिया है? 4 रेशियो का हमारा जो मान है वो 180 दिया है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक। जब 1 रेशियो का मान हमारा यहाँ पर 45 हो गया, तो अब क्या बोल रहा है कि फेल छात्रों का संख्या बताएं। तो फेल छात्रों का संख्या कितना है? फेल स्टूडेंट कितना होगा? 3 गुना में 45 यानी 15 की 5 और 12 1 13 यानी 135 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फेल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा? 135। अगर यही पूछता है कि पास छात्रों की संख्या बताएं, तो 1 रेशियो पास छात्र हैं। जब 1 रेशियो पास छात्र हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? केवल 45 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। यदि Q का मूल्य 150 रुपया है तो R का मूल्य बताएं। सबसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए P जो है वो Q से कितना है? 20% अधिक है और Q का मान हम 5 लेते हैं। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। अगर Q का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो P का वैल्यू 6 होगा। लेकिन यहीं पर P जो कह रहा है, अब P का कंपेयरिंग कर रहा है किससे? R से। P जो कह रहा है कि और R से 40% कम है। 40% का वैल्यू कितना होता है? 2/5 यानी 20 दूनी 20 5 है। अगर R का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो P का वैल्यू कितना होगा? 3, ठीक। तो हम देखेंगे P इसमें भी कॉमन है और P जो है इसमें भी कॉमन है। तो हम यहाँ पर जब P कॉमन है तो उसका मान भी कॉमन होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर P का मान 6 है और यहाँ पर 3 है, तो हम मान को बराबर कर देंगे और दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर P का वैल्यू 6 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखिए P का मान 6, यहाँ पर P का मान 6, तो हमारा जो सारा रेशियो है वो सेटअप हो गया है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि यदि Q का मूल्य 150 रुपया है, Q का मूल्य कितना है? यानी 5 रेशियो। IC का मूल्य कितना दिया है? 150 रुपया, यानी 5 3 15, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो गया हमारा? 30 है। तो अब क्या पूछ रहा है? तो R का मूल्य बताएं। तो R का मूल्य कितना है? 10 रेशियो। जब 1 रेशियो का वैल्यू 30 है तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 300 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ रेशियो को बराबर कर देना है। बराबर कर Q का मान दिया है तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और तो आइए दोस्त हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है
कि सवाल देखिए, पहले सवाल कितना दमदार है। ये पूछा हुआ सवाल है, हम लोग अपने मन से सवाल को बनाकर नहीं ला रहे हैं। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सवाल कह रहा है कि साइकिल के पहिए का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है, एक साइकिल चालक को 11 किलोमीटर की रफ्तार से गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। तो यात्रा के दौरान जो पहिया है कितना चक्कर लगेगा? जो साइकिल का पहिया है तो कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा? तो यात्रा के दौरान पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा? तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। जो व्यास का जो पहिया, जो मान लीजिए ये वृत्ताकार का जो पहिया होता है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? दिया नहीं है, व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हमारा। अब जब कह रहा है कि चालक जो है गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट का समय लेता है, तब यहाँ से दूरी निकालेंगे। दूरी हमारा कितना है? 11 के स्पीड से जा रहा है और 30 मिनट का समय जब ले रहा है, तो 30 मिनट को हम क्या लिखते हैं? आधा घंटा लिख सकते हैं। 30 मिनट को हम 60 से भाग देंगे तो आधा घंटा नहीं होगा, 1/2। तो 1/2 हम यहाँ पर कर दिए। ठीक, अब आप देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा दूरी कितना हो जाएगा? 11/2 किलोमीटर, ये हमारा दूरी हो गया। अब कह रहा है कि पहिया जो है इस दूरी तक जाने में कितना चक्कर लगेगा? तब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में पहिया जो है कितना दूरी तय करता है? तो पहिया दूरी तय करता है कितना करेगा? यानी अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। कितना हो यहाँ पर? 2 गुना 22/7 गुना में r, 22 में 44 सेंटीमीटर। देखिए पहिया जो है दूरी तय कर रहा है सेंटीमीटर में, और जो हमारा दूरी है जितना वो दूरी चलकर गया है वो किलोमीटर में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर के क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 11/2 किलोमीटर को हम 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में बदलेगा। अब मीटर को जब हम 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा। तो हम यहाँ पर फिर 100 से गुना किए, कितना हो गया हमारा? सेंटीमीटर। जब एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर जा रहा है तो इतना सेंटीमीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 11/2 गुना 1000 गुना 100। अब बाटा में हम भाग देंगे 44 से। 44 से भाग देंगे तो हमारा जो पहिया के चक्कर है चक्करों की संख्या निकल जाएगा। देखिए 11 चौक 44, 4 से कितना हो गया हमारा? 25, और 2 से कितना हो गया हमारा? ये 500। टोटल कितना हो जाएगा? 00 और 25 पाँच 125। यानी चक्रों की जो संख्या है कितना हो जाएगा? 12,500, यानी 1 लाख, यानी 12,500, यानी 12,500 हमारा संख्या हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम जितना दूरी उसके द्वारा चला गया है सारा दूरी को हम निकाल लिए, ठीक। और एक चक्कर में जितना दूरी पहिया तय कर रहा है हम उसको निकाल लिए। एक चक्कर में तय की गई दूरी को कुल दूरी में अगर हम भाग देते हैं तो जो पहिया की संख्या है, चक्रों की संख्या है हमारा, चक्रों की संख्या हमारा कितना हो गया? 12,500। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरे दोस्त, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 हो जाती है, यानी रुपया है वो। आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, ऐसा बात नहीं है। 1020 हो जाती है और 8 साल में 1200 रुपया हो जाती है। यहाँ पर कोमल मान लीजिए 1200 रुपया। तो मूल निवेश का मूल्य क्या होगा? जो मूल निवेश है, जो स्टार्टिंग में पी मूलधन का, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 1020 और 8 वर्षों में 1200 रुपया, यानी कितना? 3 वर्ष का डिफरेंट हुआ। तो 3 वर्ष का जो अंतर है कितना आ रहा है यहाँ पर? 11 और 11 दिए उसमें, तो 1100 एक 1200 यानी 180, यानी एक ईयर का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60 रुपया। हमारा देखिए जो साधारण ब्याज होता है ना वो बराबर होता है, हर एक साल बराबर होता है। जब एक साल का 60 रुपया हो गया तो हमारा क्या कह रहा है कि 5 साल में मूलधन अमाउंट कितना हो जा रहा है? 1020। तो हम 5 साल का इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 6,30 रुपया। 5 साल में जब अमाउंट, कोई भी 5 साल में जब अमाउंट है वो 1020 हो जा रहा है, यानी इसमें साधारण ब्याज, इसमें एसआई और प्लस में क्या है? एसआई और इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है।
जब यहाँ पर हमारा 5 साल का एसआई पता हो गया तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, पी का मान निकल जाएगा। तो पी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1020 और कितना है 300, तो कितना जाएगा हमारे यहाँ 720। तो ये हमारा पी का मान जो है 720 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 5 साल का साधारण ब्याज निकालना है और 5 साल का साधारण ब्याज निकालकर जो 5 साल का अमाउंट दिया है उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा मूलधन का मान आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि सम चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं बराबर हो, यदि सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो सम चतुर्भुज की परिधि बताएं। सम चतुर्भुज का यहाँ पर परिधि बताना है। आप कभी कभी सुनते हैं कि वृत्त के परिधि, यदि परिधि होती क्या है कि ना, अगर मान लीजिए जो मेरा बोर्ड है और बोल दिया कि बोर्ड का परिधि बताएं या बोर्ड का परिमाप बताएं, तो हम यहाँ से अगर किनारे किनारे इस बोर्ड को मूव करते हैं, घूमते हैं और उसी स्थान पर आ जाते हैं तो ये मेरा परिधि हो गया, ये मेरा परिमाप हो गया। तो एक अलग अलग नाम दिया जाता है, आयत में हम उसको परिमाप बोलते हैं, वृत्त में परिधि बोलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। तो आइए हम परिधि निकालेंगे। यहाँ पर क्या हमसे पूछा है परिधि। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सम चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए सम चतुर्भुज हो गया हमारा और यहाँ ये इसका विकर्ण हो गया। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी, जो सम चतुर्भुज का विकर्ण है ना वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। देखिए जो यहाँ पर है ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेगा। कह रहे हैं कि विकर्ण, इसमें और एक कंडीशन है, जब विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है और बराबर मान में काटता है, बराबर में काटता है, देखिए ये बराबर होगा इसका और ये बराबर जो होगा वो इसका बराबर होगा। तो विकर्ण कितना है, एक है 12, एक है 16। तो अगर विकर्ण 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा। और एक है 16 तो ये कितना हो जाएगा 8 है और ये भी 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं अगर एक दूसरे को ओ पे काट रहा है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें 2 भुजा दिया है, 6 और 8 दिया है। तो ट्रिपलेट के अनुसार हम कितना हो जाएगा 6 8 एक ट्रिपल होता है, 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट होता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना ओ, ठीक, ए और बी ये कितना दिया है 8 दिया है, ये 6 दिया है। जब 8 और 6 दिया है तो ये कितना हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये जो भुजा है हमारा 10 हो गया। और सम चतुर्भुज बोल रहा है, इसकी सारी भुजाएं जो है वो आपस में क्या है बराबर हैं। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, तो परिधि कितना हो जाएगा, परिधि कितना हो जाएगा 4 गुना में 10 यानी 40 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज की परिधि कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री और बराबर में विभाजित करता है। और कोई भी चीज़ 10 सेंटीमीटर का है तो उसको बराबर में काटेगा, यानी 5 और 5 में, ठीक। तो बराबर में काटता है तो इसका एक विकर्ण का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो गया 6, और दूसरा विकर्ण का मान कितना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसका ओ बी का मान कितना हो जाएगा 8 हो गया। जब 2 भुजा मालूम हो गया है और ये त्रिभुज समकोण है तो 2 भुजा कितना है 6 है और 8 है, तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, जो ए बी का मान कितना हो गया 10। जब एक भुजा 10 आ गया और सभी भुजा अपने आप में बराबर होती है तो इसकी चारों भुजा का मान कितना हो जाएगा 10 गुना में 4 यानी 40 सेंटीमीटर। यही जो है हमारा परिधि हो जाएगा समचतुर्भुज का ऑप्शन नंबर बी, जो का ऑप्शन नंबर मेरा बी दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो सेशन है पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को देखते हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो आपके लिए होमवर्क में है। आप होमवर्क में इस सवाल को बताइएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा लगेगा। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दें। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद।